प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। बच्चों, डाइलेक्ट्रिक टॉपिक आपको इसी दिन के लिए पढ़ाया गया था। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, पोलराइजेशन हो जाती है, अंदर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। लेकिन कंडक्टर के कंपैरिजन में कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, डाई इलेक्ट्रिक में नॉन ज़ीरो होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छा खासा हमारा चल रहा था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, उसकी जगह हमें उसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की नौबत आई। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो लास्ट टाइम देखा था, इसके अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और फिर इससे वही काम लिया जो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट स्लैब दे रहा था। आइए देखते हैं ऐसा क्यों करना पड़ा, इसके क्या फ़ायदे हैं या शायद नुकसान है, देखते हैं। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है पिछली बार की तरह। इस पर मान लीजिए एक चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू, है ना, और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। इस पूरी प्लेट का एरिया है ए, है ना, उधर से भी एरिया है ए। बच्चों, ये जो प्लेट है ये ऐसे है, इस तरीके से खड़ी है, तो ये इधर का जो पूरा एरिया है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, जो भी है वो ए है। ओके, तो मैं इस क्यू को हटा के इसको प्लस से दिखा देता हूँ बच्चों, और ये हो गया माइनस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहा जाता है बच्चों? पॉजिटिव से नेगेटिव। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम क्या रखा था हमने? ई नॉट, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों इस पूरी जगह में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। सीधी लाइन तो बनेगी नहीं कभी। इतनी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी से डाली है कि बच्चों ये जो प्लेट है ये इसके और इसके बीच में कोई खास गैप नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर फंसा दिया है इसे। भूलिएगा मत, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज था और इस पे हमारा नेगेटिव चार्ज था। तो बच्चों अब देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। अंदर होगी बच्चों इसकी पोलराइजेशन, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट का वो ऐसे जा रहा है पार करता हुआ पूरी प्लेट को, और अंदर एक और चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इसको हम बुलाएंगे एक इंड्यूस्ड प्लस सिग्मा, ये है इंड्यूस्ड माइनस सिग्मा। ऐसा क्यों बच्चों? बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करेगा, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ओरिजिनल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जितने भी हमारे पास डायपोल्स थे, बच्चों डाइलेक्ट्रिक वाला टॉपिक दोबारा पढ़ना अगर अभी ध्यान नहीं आ रहा डायपोल क्या था, उनके नेगेटिव एंड्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव उधर, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, तो इधर सारे नेगेटिव उधर सारे पॉजिटिव। तो ये एक नए इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेंगे बच्चों जिसका नाम है ई इंड्यूस्ड। ये काफ़ी कम होता है हमारे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। ओरिजिनल तो ऐसे जा रहा है ई नॉट, तो ये ई नॉट इधर है बच्चों, एक ई आई इधर है, तो नेट क्या रह गया अंदर? वेक्टर एडिशन ई नेट। तो बच्चों ई नेट क्या है? पूरे स्पेस के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट माइनस ई आई, बड़े में से छोटा वेक्टर, बड़ा है ई नॉट, छोटा है ई आई। ओके, और इनमें ई नॉट और ई आई में इन सब में क्या रिलेशन है? कापा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पिछली बार भी बताया था बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई नॉट बाय ई नेट। यानी कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो है ई नॉट बाय कापा टाइम्स। अब कापा की वैल्यू बच्चों ज़ीरो से बड़ी होती है, इसका मतलब ई नेट जो है वो ई नॉट से काफ़ी छोटा है। यानी जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आया है वो काफ़ी कम हो गया है, कापा टाइम्स कम हो गया, 1/कापा। तो जैसे वाटर के लिए कापा की वैल्यू 80 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो 1/80 टाइम्स हो गई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस स्पेस के बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने का एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं वोल्टेज का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा। मान लीजिए बच्चों इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी नॉट। ये वी नॉट कब है बच्चों? विदाउट स्लैब, विदाउट स्लैब। अब जब हमने स्लैब डाल दी है
तो फिर कौन सा हो जाएगा, फिर बच्चों हो जाएगा इस दोनों प्लेट्स के बीच में V, ये है विद स्लैब। आइए देखते हैं इनमें क्या रिलेशन आएगा बच्चों। पूरे स्पेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद, दैट इज़ V, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E नेट, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक की D है ना, पिछली बार भी किया था। V इज इक्वल टू ई डी, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लेके अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लिख लेते हैं V इज इक्वल टू ई नेट इंटू डी। अब बच्चों ई नेट क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो ई नॉट बाय कापा इंटू डी। अब ये जो ई नॉट इंटू डी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली डेरिवेशन याद करो पिछले वीडियो की, ये तो हमारा विदाउट स्लैब वाला पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाय कापा, यानी नया पोटेंशियल डिफरेंस इज पुराना बाय डिवाइडेड बाय समथिंग, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डिक्रीजेज जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। तो बच्चों ये हमारे फ़ायदे की बातें हो रही हैं। जब हमने सबसे पहली बार कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पे हम चाहते थे भाई सी जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, चार्ज जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है, तो वी तो देखो कम हो गया, यानी डाइलेक्ट्रिक डालना फ़ायदेमंद है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया। बच्चों देखो हमने ये सोचा था कि यार स्फेरिकल कंडक्टर की बात अगर करें तो वो जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा था ऐसे, वो आसपास के एयर को आयनाइज कर सकता है। कहने का मतलब ये था वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उखाड़ के स्ट्रिप ऑफ करके यहाँ ला के चिपका सकता है और हमारी मेहनत से इकट्ठे किए हुए चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये कब होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक हो गया है अंदर नेट, तो इसका मतलब वो जो एयर के या उस मीडियम के आयनाइज होने के चांसेस हैं वो भी थोड़े से कम हो गए। तो फ़ायदे की बात हो गई है कुल मिला के। अब आ जाते हैं बच्चों कैपेसिटेंस पे, जो हमारा मेन मोटिव है। तो V डिक्रीज हो गया है, E डिक्रीज हो गया। अब आ जाते हैं कैपेसिटेंस पे। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, हमें तो और कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है। चार्ज तो बच्चों कुछ होगा नहीं, ध्यान रखना, चार्ज देने वाली बैटरी है। कैपेसिटर को चार्ज कौन करता है, बैटरी। बैटरी आपने हटा रखी है यहाँ से, तो उससे शुरू में आपने जितनी चार्ज डेंसिटी या चार्ज पर यूनिट एरिया ले लिया, कंजर्वेबल क्वांटिटी, अपने आप चार्ज नहीं आएगा। V हमने देखा था अभी बच्चों, V नॉट बाय कापा टाइम्स, तो C कितना हो जाएगा बच्चों, Q V नॉट इंटू कापा। और Q बाय V नॉट क्या था, पिछला वीडियो याद करो बच्चों, ये तो हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो यानी कि नया कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक इज कापा टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। बहुत शानदार, कैपेसिटेंस कापा टाइम्स बढ़ गई। तो मान लीजिए इसके बीच में कोई ऐसा मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक जिसका कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है, तो कैपेसिटेंस हमारी 80 टाइम्स बढ़ गई। तो बच्चों कैपेसिटेंस बढ़ गई, चार्ज जो है वो सेम रहता है। बैटरी रिमूव कर दी गई है बच्चों, ध्यान रखना, बैटरी लगी हो तो सिचुएशन बहुत चेंज हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है बड़े काम की है, इसको ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में काम आती है। हो तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के फ़ायदे देखिए कितने सारे मिल गए हमें। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ हमें, कैपेसिटेंस बच्चों इंक्रीज हो गई कापा टाइम्स। दूसरा, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है आपने, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, तो ये प्लेट के बीच में जो मीडियम है या उसके अराउंड जो मीडियम है उसके ब्रेक डाउन के चांस कम कर देता है। ब्रेक डाउन चांसेस रिड्यूस। क्यों कम कर देता है बच्चों, अगर ये खाली होता, बोले तो इसके अंदर होती एयर, तो एयर की जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 3 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इस स्लैब की जगह यहाँ पे हवा होती तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने पे 3 इंटू 10⁶ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वोल्ट पर मीटर उसका ब्रेक डाउन हो जाता। और ब्रेक डाउन हो जाता मतलब चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए सब जगह, एक तरीके से कंडक्शन पॉसिबल हो गई है, तो कैपेसिटर काम करना ही बंद कर देगा अपना ओरिजिनल, तो हमें ब्रेक डाउन नहीं चाहिए। अगर आपने एयर की जगह कोई और मटेरियल डाल दिया है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बुला रहे हैं, लेट्स से आपने ग्लास डाल दिया है, ग्लास इज अ डाइलेक्ट्रिक, या चलो ग्लास ही ले लो, तो उसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर। बहुत हाई है, इसके तो 3-4 गुना है। अगर इसकी जगह आपने कोई और डाल दिया है, मान लीजिए माइका डाल दिया है,
वो कितने पे ब्रेक डाउन होता है, 118 मेगा 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर, इतने पे ब्रेक डाउन होता है। तो बच्चों ब्रेक डाउन के चांस कम हो गए जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, क्योंकि सभी मटेरियल का जो भी ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड रादर, वो एयर से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारा दूसरा फ़ायदा है। थर्ड बेनिफिट क्या है बच्चों? थर्ड है, ये जैसे ही आपने स्लैब डाली है इसकी एक मैकेनिकल स्टेबिलिटी बढ़ गई है। मैकेनिकल स्टेबिलिटी बढ़ गई है कैसे बच्चों? अगर बिना डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटर है, इसको यूज़ करना थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। बैटरी लगाएंगे, इसको ऐसे यूज़ करेंगे, तो बच्चों इसमें क्या है, देखो ये ऐसे खाली प्लेट लगी हुई है, इसको आप कैसे वेल्डिंग करोगे, यहाँ से किस तरीके से इसको ऐसे इरेक्ट पोजीशन में रखोगे, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। इसके लिए काफ़ी सेटअप चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, ये डाइलेक्ट्रिक्स जो हमने डाला है इसके ऊपर ये प्लेट चिपका दी जाती है, तो ये थोड़ा सा एक स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया, आप इसे उठा के ले जा सकते हैं। सो मैकेनिकल स्टेबिलिटी मिलती है। तो बच्चों इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस आप पढ़ सकते हैं बुक में से। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है ये पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई ना करे, आधे में आए, 1/3 में आए, 1/4 में आए, बाकी जगह एयर हो या शायद कोई और मीडियम हो, तो देखते हैं क्या खेल होगा। बच्चों देखिए हमने क्या किया है, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इस बारी सिर्फ इतने रीजन में डाला है, टी रीजन में। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, विड्थ कितनी है, टी। बाकी कितनी जगह बच गई, ये और ये मिला के D-T, ये और ये मिला के D-T। तो बच्चों ये जो ये वाला रीजन है जहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डली है, वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E0। वो इसको ऐसे पार करता हुआ जा रहा है और फिर फाइनली वहाँ तक पहुँच रहा है ना, ये सारा E0 है। तो मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ क्योंकि मेरी अटेंशन यहाँ होगी, और ये अंदर छोटा सा आ जाएगा ई इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से। तो अंदर बच्चों नेट हो जाएगी इसी डायरेक्शन में, बड़े से छोटा ई नेट, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये पुरानी बात ही हम दोहरा रहे हैं। सो ई नेट इज अगेन E0 ओरिजिनल माइनस ई इंड्यूस्ड, एंड ई नेट इज ऑब्वियसली E0 बाय कापा। अब देखिए बच्चों क्या होगा, डेरिवेशन करने का बड़ा ही आसान तरीका है। ये जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ये सब आया है, इसके बाद हम बस पोटेंशियल निकाल लें और हमारा काम बन जाए। तो बच्चों जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक, वो V है। अब V इक्वल टू ई डी वाला फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ मैं, डेल्टा V इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में है। तो बच्चों ये जो जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नेट, कितने डिस्टेंस में है ये पोटेंशियल डिफरेंस, T, प्लस बची हुई जगह में कितना है, यहाँ तो कोई डाइलेक्ट्रिक है नहीं, तो यहाँ तो E0 ही है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जगह है कितनी भाई, ये पूरी D थी, उसमें से T हट गई, तो ये बचा D-T। बहुत अच्छे। अब देखिए ये जो E0 है, इसको ई नेट को मैं E0 बाई के लिख लेता हूँ ताकि मेरा E0 कॉमन आ जाए। तो मुझे कॉमन करने की इतनी क्या जल्दी है बच्चों, ये जो E0 आया है अभी अभी, इसको मैं फिर के वगैरह के टर्म्स में लिख सकते हैं आसानी से। के कह रहा हूँ, सिग्मा वगैरह कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो E0 क्या है, यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, यहाँ से यहाँ, और उसके लिए भी ऐसे, दोनों सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो गया। बच्चों साइन कंसिडर नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने साइन कंसिडर तब करना होता है जब मैंने डायरेक्शन लेनी हो। अब मैं डायरेक्शन तो वैसे ही फिजिकली देख रहा हूँ यहाँ से, तो मुझे साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये E0 की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बच्चों। अगर ये ध्यान नहीं आ रहा ना कैसे आ रहा है, दिमाग चक्कर आ गया, पहले चैप्टर पे दोबारा जाओ, आपको दूसरे पे आने का मतलब ही नहीं बनता। सो यहाँ से हम देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टी बाई कापा प्लस D-T। अब देखिए बच्चों इस सिग्मा को मैं लिख सकता हूँ Q बाई ए। क्यों लिख सकता हूँ भाई, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज, और इसका एरिया कितना है प्लेट का, ए। अब देखो बच्चों ये सारी टर्म उधर ले जाते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी बाई कापा प्लस D-T इज इक्वल टू Q बाई वी, और Q बाई वी क्या होता है, कैपेसिटेंस। आ गया फॉर्मूला। तो बच्चों हमारा नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला विद पार्शियल
कवरेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये आया है ए एप्सिलॉन नॉट बाय, इसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेता हूँ, डी माइनस टी प्लस टी बाय कापा। बुक्स में ऐसे दिया हुआ है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय कापा। बच्चों यहाँ से ना पिछली डेरिवेशन अभी जो पिछली की है, जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक है वो भी निकल आएगा। देखो पूरे में अगर डाइलेक्ट्रिक है तो टी कितना होगा, टी डी के बराबर हो जाएगा, तो डी और टी को इक्वल कर दो, डी माइनस डी प्लस डी बाय कापा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कापा ऊपर चला जाएगा, तो कापा ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये तो हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस होता था, तो आ गया कापा टाइम्स बढ़ गया, ये हमने निकाला था पिछली डेरिवेशन में। ये डेरिवेशन हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। बच्चों एक इसमें हमारा स्पेशल केस आता है, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब डाल दें। स्पेशल केस कंडक्टिंग स्लैब क्या होगी बच्चों, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो कंडक्टिंग स्लैब का कापा कितना होगा बच्चों, कापा क्या होता है ई नॉट बाय ई नेट, तो इन्फिनिटी आ गया, है ना। कंडक्टिंग जो स्लैब होती है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो, नेट की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो ये हमने पूरी कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया। तो बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो कैसे चेंज होगा, C इज इक्वल टू क्या था ए, नहीं पिछले वाले पे चलते हैं, एक स्टेप पीछे वाला, V इज इक्वल टू ई नॉट कितने रेंज में था, डी माइनस टी प्लस ई नेट, जिसको हमने लिखा था ई नॉट बाय कापा, ये टी में था। इस वाले स्टेप पे आ जाते हैं बच्चों। हो अब देखो बच्चों, कापा अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये पूरी टर्म चली गई, ज़ीरो हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट, कैसे लिखा बच्चों, सिग्मा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को लिखा Q, तो ई नॉट किसके बराबर आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे C आ जाएगा, C डैश लिख लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। ये कब है बच्चों, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाली है टी थिकनेस में, तो ये डायग्राम मैंने गलत बनाया है ना, बीच में कहीं ऐसे है, ये टी थिकनेस में, पूरे में डाल दोगे हिसाब से चेंज कर लेना इसको, पूरे में डाल दोगे तो ये कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आ जाएगी, मतलब ये पूरा कंडक्टर ही बन गया, जितना मर्जी चार्ज डाले जाओ। ओके अब आ जाते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज बच्चों देखो क्या है, बिल्कुल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था क्लास 10th में, उसकी याद दिलाएगा आपको ये। दो कैपेसिटर अगर आप इस तरीके से कनेक्ट कर दें, है ना, ये पहला कैपेसिटर, ये उसके टर्मिनल्स, टर्मिनल मतलब जहाँ से आप उसको सर्किट में यूज़ करने वाले हैं वो वाला एंड, ये दूसरा, इसको कहते हैं सीरीज़। इसकी बहुत सारी पहचान है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे साइड बाय साइड ही खड़े हो, मतलब कहने का ये है कि दोनों का एक ही टर्मिनल कॉमनली अटैच्ड हो, है ना, बाकी दो फ्री हो, कहीं भी लग सकते हैं। तो मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C है, इसका C1 है, इसका C2 है। अब देखिए मान लीजिए हमने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी है, अब क्या होगा, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, बैटरी क्या करेगी, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जाइज करके भेजेगी वहाँ पे, मान लीजिए उनका नेट चार्ज जो था माइनस क्यू था, माइनस क्यू बराबर अमाउंट में वो यहाँ से माइनस क्यू को रिपेल करेंगे, तो यहाँ रह जाएगा प्लस क्यू, वो माइनस क्यू ट्रैवल करता हुआ फिर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर से वो माइनस क्यू के बराबर इनको रिपेल करेगा, तो यहाँ रह जाएगा प्लस क्यू, और फिर से हमारे माइनस क्यू फिर से यहाँ के बैटरी को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देगा, बैटरी खर्च हो जाएगी थोड़ी सी। तो पूरे सर्किट में बच्चों टोटल चार्ज घूम कितना रहा है, माइनस क्यू, मॉड्यूलस लेंगे तो क्यू आ जाएगा, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज घूम रहा है विद नेगेटिव साइन, और बैटरी ने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करवाया V1, इसके अक्रॉस डेवलप करवाया V2, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया है, V1 प्लस V2, है ना, बैटरी ने करवाया है, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल में ऐसे डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। तो अब देखिए क्या होगा, V1 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैं फॉर्मूला याद दिलाना चाहूँगा, C इज इक्वल टू Q बाय V, तो V हो जाएगा Q बाय C के बराबर, तो V1 मतलब पहले कैपेसिटर के अक्रॉस, पहला बोल दो दूसरा बोल दो कुछ भी बोल दो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जा सकता है, इसके अक्रॉस जो चार्ज है, इसके अक्रॉस जो कैपेसिटेंस है, या इसकी जो कैपेसिटेंस है, तो बच्चों ये कैसे हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस V2 क्या आ जाएगा, Q बाय C2, ये V यहाँ पे एज इट इज, तो ये Q कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा,
हाँ, अब देखिए बच्चों, ये क्या है टोटल वोल्टेज, ये क्या है टोटल चार्ज जो सर्किट में घूम रहा है। तो V बाई क्यू की रेशियो क्या होती है, 1/c। तो जब चार्ज टोटल की बात कर रहे हो, वोल्टेज टोटल की बात कर रहे हो, तो कैपेसिटेंस भी टोटल ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ये रेजिस्टेंस में पैरेलल में होता था, यहाँ पे सीरीज में। तो ये हमारा नेट आ गया। तो फाइनली सी को निकालोगे तो क्या आएगा, C1 C2/C1 प्लस C2। ऐसे याद रखो, प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, ये आ जाएगा नेट, है ना, एलसीएम वगैरह रखने के बाद। तो सीरीज़ की बच्चों क्या पहचान बन गई, सीरीज़ की पहचान बन गई, एक दोनों का एक टर्मिनल तो कॉमनली अटैच होगा, दूसरे का कोई पता नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सीरीज में बच्चों चार्ज अक्रॉस एवरी कैपेसिटर इज सेम, है ना, जितना इस पे है उतना इस पे रहेगा। ये दोनों चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो सीरीज पैरेलल पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों देखते हैं पैरेलल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा, कितने भी हो सकते हैं, दो लेना थोड़ा आसान है इसलिए बता रहा हूँ। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है। बैटरी से चला चार्ज सबको चार्ज देने के लिए, मान लीजिए माइनस क्यू है ना, नेगेटिव है तो माइनस क्यू जाएगा, यहाँ माइनस क्यू चढ़ गया, वहाँ से बराबर अमाउंट में नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ हो गई, यहाँ पे बटेगा। देखो ये जॉइंट आ गया ना, जंक्शन आ गया एक। तो यहाँ से अगर 10 कूलम आया है तो बच्चों 5 कूलम को अगर यहाँ जाने की इजाज़त मिली है तो बचे हुए 5 को ऊपर जाने की परमिशन मिली, है ना, ऐसे बट जाएगा चार्ज, डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ से अगर माइनस क्यू चला है तो यहाँ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 चला गया, तो बचा हुआ उधर चला जाएगा, है ना, Q1 प्लस Q2 Q के बराबर है। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, जगह की कमी है। तो बच्चों यहाँ पे माइनस क्यू, तो यहाँ आ जाएगा प्लस Q1, ऊपर यहाँ माइनस Q2, यहाँ आ जाएगा प्लस Q2। ओके, फिर ये दोनों वापस से मिलके Q1 प्लस Q2, Q नेगेटिव का फिर से बैटरी को न्यूट्रलाइज कर देगा थोड़ा सा। अब देखिए क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला याद दिलाएंगे, C इज इक्वल टू Q/V, यानी Q को लिख सकते हो CV। बच्चों जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ये आपने रेजिस्टेंस में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी सेम है। इसका लेना देना वर्क डन से होता है, फिर कभी समझाऊंगा कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रखते हैं। आइए चलते हैं हम यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV लिख सकते हैं बच्चों, पहले वाले के क्रॉस चार्ज, पहले वाले का कैपेसिटेंस, पहले वाले की वोल्टेज, दूसरे वाले के क्रॉस चार्ज, दूसरे वाले का कैपेसिटेंस, दूसरे वाले की पोटेंशियल डिफरेंस टू Q। C1 प्लस C2, V कॉमन लेके बच्चों वहाँ भेज दिया। Q/V क्या होता है बच्चों, देखो C, टोटल चार्ज Q ही निकल रहा है सर्किट के अंदर, टोटल वोल्टेज सर्किट के अंदर V है, सर के अंदर नहीं भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V। सो टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की रेशियो टोटल कैपेसिटेंस देगी। तो बच्चों पैरेलल के अंदर नेट कैपेसिटेंस इज C1 प्लस C2, ऐड होता चला जाएगा, 3 होंगे तो 3 तीसरा भी आ जाएगा। तो पैरेलल की क्या पहचान हुई बच्चों, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। देखो इस कैपेसिटर का एक एंड यहाँ है, एक यहाँ, दूसरे वाले का क्या, एक यहाँ एक यहाँ, मान लो दोनों ही कनेक्टेड है, जबकि सीरीज में केवल एक कनेक्टेड था कॉमनली। दूसरा, पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन्स द सेम। ये दोनों पहचान आपको जहाँ पे भी मिलेंगी तो आप गेस कर पाएंगे कि सीरीज है पैरेलल। बच्चों जरूरी नहीं ऐसा सिंपल ही आ जाए बिल्कुल, है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में रटा होता है कि बिल्कुल आमने सामने है ऐसे तो पैरेलल ही होगा, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करेगा टर्मिनल कैसे कनेक्टेड है, वोल्टेज सेम है कि नहीं है, ऐसे ये सारी पहचान आपने याद रखनी है। ओके, अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो बच्चों आज हम उस एक्सप्रेशन पे आएंगे जो हम शुरू से गाना गाए जा रहे हैं कि कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है बैटरी की तरह, एकदम से उसको ऑल ऑफ अ सडन छोड़ देता है जब भी आपको ज़रूरत हो। वो एनर्जी आती कहाँ से है ये हम जान चुके हैं, बैटरी चार्ज करती है। वो एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, हम ये पता लगाना चाहते हैं किस किस पे वो डिपेंड करती है, आइए देखते हैं कैसे होगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई ये जो कैपेसिटर है इसको बैटरी चार्ज करते हुए कितनी मेहनत करती है ना, ये बुक्स में कम दिया होता है, एक बार ध्यान से समझना। इसका कैपेसिटेंस C है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये इस पर चार्ज चढ़ाता जाएगा जब तक कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के बराबर ना हो जाए, है ना। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है करंट, बराबर हो जाएगा तो फ्लो बंद हो जाएगा, कैपेसिटर इज सेट टू बी फुल्ली चार्ज। अब देखिए क्या होगा, बैटरी ने जो ये चार्ज मूव करवाया है पूरे सर्किट में, इसे वर्क डन कितना होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना V, ये भी इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं हम। तो बैटरी ने इतनी मेहनत की है, ये वो एनर्जी है, ये वो वर्क डन है जो बैटरी ने खर्च किया है।
अब इसका कितना हिस्सा इसमें स्टोर होगा वो हम निकालना चाहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में। तो मान लीजिए आपका ये कैपेसिटर है, अभी ये खाली है, बिल्कुल न्यूट्रल है। मान लीजिए ये न्यूट्रल है तो 2 प्लस इधर 2 माइनस इधर, है ना, न्यूट्रल ऐसे ही होता है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। तो बच्चों एक बात ध्यान देना, मैं अगर यहाँ से कुछ प्लस उठा के यहाँ ले आऊँ तो इसकी ओवरऑल पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव। इसकी ओवरऑल पोलैरिटी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव। ऐसे ही करते करते मैं एक और नेगेटिव यहाँ ले आता हूँ, सॉरी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव, ये वाला। तो बच्चों इसकी ओवरऑल पोलैरिटी कितनी हो गई, 2 प्लस, और इसकी कितनी हो गई, इसका एक मैंने गलती से इरेज कर दिया था, 2 माइनस, है ना। तो बच्चों जितना चार्ज आप मूव करवा रहे हैं तो वो चार्ज जहाँ जाएगा वहाँ उतना इंक्रीज हो जाएगा, और जहाँ से छोड़ के जाएगा वहाँ उतनी कमी हो जाएगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ से चार्ज डालता जा रहा हूँ, शुरू में मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ से पहला चार्ज जब लेके आऊँगा तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे मान लीजिए कुछ चार्ज डेवलप हो गया ऐसे। अब मैं जो भी वहाँ से चार्ज लेके आऊँगा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला पॉजिटिव चार्ज उसको रिपल्शन देगा। तो मैं क्या करता हूँ, किसी इंस्टेंट पे यहाँ से क्यू डैश अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ लाया जा चुका है। दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों, इस वाली प्लेट से क्यू डैश अमाउंट पॉजिटिव उठा के यहाँ लाया जा चुका है। तो बच्चों वहाँ पे क्यू डैश ऑफ माइनस रह जाएगा, है ना। मान लीजिए शुरू में 2 प्लस था, ये 1 प्लस 1 माइनस, ये 1 प्लस 1 माइनस। तो अगर यहाँ से प्लस उठा के यहाँ ला दिया जाए तो यहाँ कितना रह गया, 1 माइनस का, और वहाँ कितना रह गया, 1 प्लस का, क्योंकि ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है। सोचो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे माइनस क्यू डैश और माइनस क्यू डैश। अब देखिए इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ डी क्यू चार्ज उठा के यहाँ लेके आता हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकाल लेते हैं। बच्चों जब यहाँ पे क्यू डैश और माइनस क्यू डैश एस्टैब्लिश हो चुके हैं उस समय यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी डैश आ चुका है। ठीक है बच्चों, अब देखिए छोटा सा वर्क डन इस डी क्यू को यहाँ से यहाँ तक लाने में, जिस चार्ज को घुमाते फिर डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश। अब बच्चों यही टोटल वर्क डन अगर निकालना हो तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे छोटे ऐसे चार्ज लाते जाइए, सबको ऐड करते चले जाइए। तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो टोटल वर्क डन कितना आ गया बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू डी क्यू वी डैश। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, चार्ज, है ना। चार्ज को लेके आ रहे हो छोटी क्वांटिटीज में। तो कहाँ से कहाँ तक लाना है, शुरू में चार्ज क्या स्थिति थी, 0। फाइनली कितना होने वाला है, डालते जाओगे क्यू होने वाला है। यहाँ से उठा के इसका फाइनली प्लस क्यू हो जाएगा, इसका माइनस क्यू। ये क्यू डैश माइनस क्यू डैश कोई बीच वाली स्टेज है, 0 फिर डैश वगैरह और फिर फाइनली क्यू। अब देखिए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्यू है तो वी डैश को लिख लेते हैं क्यू डैश बाय सी, है ना। कैसे लिखा ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है। तो बच्चों वी को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय सी, है ना। वी को लिख दिया क्यू बाय सी। उस समय का चार्ज, सी तो चेंज होगा नहीं, वो तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, क्यू डैश डी क्यू, 0 से क्यू। तो बच्चों इंटीग्रेशन हो गई एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, क्यू डैश स्क्वायर बाय 2, बाहर 1 बाय सी। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से सी, 0 से क्यू। अपर लिमिट यानी कि क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट, इसको वहाँ पुट करेंगे 0, बाहर आ जाएगा बच्चों सी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। यही बच्चों एनर्जी स्टोर है इसके अंदर। इतना वर्क डन हमें करना पड़ा और वही वर्क डन बैटरी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब इसी क्यू स्क्वायर बाय 2c को और रीअरेंजमेंट करके नए फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c। सी को लिख सकते हैं क्यू बाय वी, अब तो रट गया होगा आपको, सी को लिख दिया क्यू बाय वी तो वो ऊपर चला जाएगा, एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ क्यू इंटू वी। ये भी एक नया फॉर्मूला, यही खोज रहे थे बच्चों। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इस डेरिवेशन शुरू करते ही बताया था, बैटरी कितना खर्च कर रही है एनर्जी, क्यू इंटू वी। कैपेसिटर में कितना स्टोर हो पाया बच्चों, हाफ क्यू इंटू वी, आधा स्टोर हुआ है। ये अगर 100 जूल है तो ये 50 जूल है, बाकी किधर गया बच्चों। जब बैटरी करेगी ये चार्ज करने का काम तो उसे सर्किट में करंट भी फ्लो करवाना है, तो यहाँ पे हीट भी जनरेट होगी।
कुछ एनर्जी वेव की फॉर्म में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में भी बाहर निकल सकती है। तो बैटरी जितना बच्चों वर्क डन करती है उसका हाफ ही अंदर स्टोर हो पाता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। तीसरा क्या होगा बच्चों, क्यू और सी में आ गया, क्यू और अब सी और वी में निकाल लेते हैं। यहीं से आगे बढ़ते हैं, हाफ क्यू को लिख दिया सी वी, तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तीन फॉर्मूले आ गए बच्चों एनर्जी के, याद रखने हैं आपने। नेक्स्ट बच्चों मैं करवाऊंगा एनर्जी डेंसिटी। याद रखिएगा ये तीनों फार्मूला। ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, दिस स्टोर्ड अप एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी पे। बच्चों जहाँ भी डेंसिटी वर्ड का मतलब आ जाता है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम बात हो रही है। मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ऐसी चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ये बच्चों हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, थोड़ा सा 3 डायमेंशनल सा दिखाते हैं। अब इसके अंदर देखो कितनी सारी वॉल्यूम होगी, ये पूरा क्यूबॉइड है ना। ये इसमें हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, ये खाली जगह है। तो इसकी जो वॉल्यूम है उसमें एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों पहले दिन ही बताया था, कैपेसिटर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन लगाना पड़ता है, तब जाके हमारी एनर्जी स्टोर होती है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पर यूनिट वॉल्यूम कह लीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है मान लीजिए वो डी है हर बार की तरह, और एरिया ऑफ द प्लेट्स इज ए। तो कितनी वॉल्यूम हो गई बच्चों, वॉल्यूम दैट इज एनक्लोज्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना। ए इंटू डी, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसको बेस मान लीजिए तो आप डी को हाइट मान सकते हैं, है ना। या लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे वो एरिया हो जाएगा इंटू डी, तो एरिया इंटू डी, ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। और बच्चों एनर्जी है कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करते हैं, सबसे आसान पड़ेगा, है ना। एनर्जी ई से नहीं यू से दिखाया था हमने, हाफ सी वी स्क्वायर बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाफ सी वी स्क्वायर है तो सी को हमने लिखा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वी को हमने लिखा ई इंटू डी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ई स्क्वायर, डी स्क्वायर, एक डी से ये डी कट गया, है ना। तो दिस इज ए स्क्वायर इंटू डी। तो अब देखिए बच्चों, आपको इसके अंदर वॉल्यूम नज़र आ रही है क्या, ए इंटू डी, है ना, ये रही वॉल्यूम। तो हमारा u क्या रह गया यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, और ये ए इंटू डी तो वॉल्यूम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड का ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये कट गया। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों क्या आ गया आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही फैक्टर आपने यूज़ करना है, और इसको हम कभी कभी इस पूरे को एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम यानी एनर्जी डेंसिटी को म्यू से दिखाते हैं। म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज दी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे।